2.10 इसमें हमें किसी दूरी की समष्टि में संवृत समुच्चय संवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ संवर्त होता है, यह हम सिद्ध करेंगे। हमें इसमें संवर्त समुच्चय दिए हुए हैं। माना x, d दूरी की समष्टि और I belongs to natural number, संवर्त समुच्चयों का समुच्चय है। यानी इसके अंदर जितने भी C1, C2, C3, C4 से परिभाषित हो रहे हैं वो सभी के सभी संवर्त समुच्चय हैं। जैसा कि हम संवर्त समुच्चय को पहले भी परिभाषित कर चुके हैं। कोई भी समुच्चय संवर्त कहलाता है यदि वह क्या हो। संवर्त समुच्चय की क्या परिभाषा करवाई थी हमने? अगर वो विवर्त नहीं हो तो वह संवर्त कहलाता है। एक तो परिभाषा ये की थी हमने, या उसमें ये क्या हमने किया था कि उसका पूरक समुच्चय जो है वो विवर्त होना चाहिए। अभी तक सिर्फ यही परिभाषा पड़ी हुई हमने, उसी से हम सिद्ध करेंगे। CI संवर्त समुच्चय है। अगर CI संवर्त समुच्चयों का समुच्चय है तो इसका मतलब C1 भी संवर्त है और C2 भी संवर्त है, और CI डैश करेंगे यानी इसका पूरक निकालेंगे तो वह एक विवर्त समुच्चय होगा। हमें सिद्ध करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ CI जो हम C से व्यक्त करें एक संवर्त समुच्चय है। यह हमें सिद्ध करना है इसमें। यानी इनका सर्वनिष्ठ जो होगा वो एक संवर्त समुच्चय होता है, वो हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए देखो C का डैश निकालते हैं। डैश यानी पूरक। अगर ये विवर्त समुच्चय होगा C डैश तो C संवर्त समुच्चय बन जाएगा। अगर C डैश को परिभाषित करेंगे तो ये इंटरसेक्शन ऑफ CI का डैश बनेगा यानी पूरक समुच्चय बनेगा। और एक हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग अगर A इंटरसेक्शन B का डैश निकालते हैं तो वो A डैश यूनियन B डैश के बराबर आ जाता है। कुछ उसी नियम से जो यूनियन इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल जाएगा और CI का डैश बन जाएगा। इसमें CI डैश जो है वो विवर्त समुच्चय है, क्योंकि C जो था वो एक संवर्त समुच्चय था और हम लिख चुके हैं कि CI डैश जो होंगे वो सभी विवर्त समुच्चय होंगे। और कल हमने एक थ्योरम की थी कि CI अगर विवर्त समुच्चय है तो उनका जो यूनियन होता है वो भी एक विवर्त समुच्चय होता है। थ्योरम की थी हमने कि विवर्त समुच्चयों का संघ जो होता है वह एक सम्मिलन जो होता है वह एक विवर्त समुच्चय ही होता है। अब इसमें इसका अर्थ ये हो गया कि C डैश विवर्त समुच्चय है, और अगर C डैश विवर्त समुच्चय है तो C संवर्त समुच्चय होगा, जो हमें सिद्ध करना था। रिपीट कर देता हूं, XD एक मैट्रिक स्पेस लेके चल रहे हैं। CI एक समुच्चय परिभाषित किया हुआ है जो संवर्त समुच्चयों का समुच्चय है। CI डैश इसमें विवर्त समुच्चय होगा। हमें सिद्ध करना है कि C जो है जो इंटरसेक्शन ऑफ CI से व्यक्त होता है वह संवर्त समुच्चय है।
इसको सिद्ध करने के लिए सी आई डैश लेके चलते हैं। सी आई डैश के अंदर इंटरसेक्शन ऑफ सी आई का डैश करेंगे तो ये यूनियन ऑफ सी आई डैश में चेंज हो जाएगा। अब यूनियन ऑफ सी आई डैश में हमने ये पढ़ा था कि किन्हीं विवर्त समुच्चयों का संग करने पर वह एक विवर्त समुच्चय बनता है। इसका मतलब यूनियन ऑफ सी आई डैश या सी डैश विवर्त समुच्चय है। अगर सी डैश विवर्त है तो सी संवर्त हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था इसमें। तो इसमें सीमा बिंदु या लिमिट पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। नॉर्मल सा हमारे पास डेफिनेशन हमने जो की हुई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। एक समुच्चय परिभाषित किया हुआ है। इस समुच्चय में कोई भी एक अवयव लिया हमने x, ये x इसका सीमा बिंदु कहलाता है यदि इसके आसपास सामीप्य में इस S समुच्चय के अनंत बिंदु विद्यमान हो। अगर अनंत नहीं हो तो कम से कम एक अवयव तो जरूर विद्यमान होना चाहिए। वैसे तो अनंत ही होने चाहिए, हम एक बिंदु को नहीं मान के चलेंगे, लेकिन परिभाषा के अनुसार कम से कम एक बिंदु विद्यमान होना चाहिए। अगर कम से कम एक बिंदु इसके सामीप्य में, सामीप्य क्या था, अगर नॉर्मल सी बात करें सामीप्य की, तो x के कंटेन करने वाला ऐसा विवर्त समुच्चय जिसमें x विद्यमान है वो एक हमारे पास सामीप्य कहलाता है। अब वो छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा सामीप्य भी हो सकता है। सामीप्य का अर्थ यही हो गया कि उस बिंदु को शामिल करने वाला विवर्त समुच्चय सामीप्य कहलाता है उसका। नॉर्मल जो लैंग्वेज हम लिखना चाहें तो एप्सिलॉन बहुत ज्यादा छोटा अंतर होता है और हमें पता है कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के बीच में x आ जाता है। इसका मतलब ये सबसे छोटा सामीप्य है। इससे छोटा सामीप्य भी अगर बना सकते हैं तो वो इसमें सामीप्य कहलाएगा x का। इससे बड़ा भी बना सकते हैं, x प्लस एन, x माइनस एन और x प्लस एन जो होगा वो भी इसका सामीप्य होगा। n कोई भी नेचुरल नंबर को परिभाषित कर सकता है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा कितने भी सामीप्य बनाए जा सकते हैं। सामीप्य का मतलब उस अवयव को कंटेन करने वाले अवयवों का विवर्त समुच्चय जो होता है वो सामीप्य कहलाता है। अब यहां पे हम जो डेफिनेशन कह रहे हैं कि x के सामीप्य में, x के सामीप्य का मतलब x को केंद्र मानकर विवर्त एक गोलक बनाएंगे। इस गोलक में अगर s के कुछ अवयव विद्यमान हो, अनंत अवयव हो सकते हैं, और लगभग हमारे पास जो परिभाषा होगी उसमें यही होगा कि अनंत अवयव ही विद्यमान हो। x को छोड़कर, x तो होगा ही होगा शामिल इसमें, x s में भी होगा और x जो है वो हमारे पास विवर्त गोलक में भी परिभाषित होगा। x को छोड़कर बाकी अवयवों में s के अनंत अवयव अगर कॉमन एलिमेंट बनाते हो तो उस स्थिति में x को सीमा बिंदु कहते हैं, अन्यथा x सीमा बिंदु नहीं है। जैसे मान लो एक बिंदु यहां होता y, अगर इस पर मैं विवर्त गोलक बनाता, क्या कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है इसका? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आया। यहां पे अगर कोई बिंदु होता तो एक छोटे से छोटा विवर्त गोलक बनाया जा सकता है। एक सबसे छोटा विवर्त गोलक इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हम, जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट बन ही नहीं रहा। ये एलिमेंट तभी संभव होगा जब इसकी सीमा पर उपस्थित बिंदु होगा। इसकी प्री सीमा पर अगर कोई बिंदु आएगा, उस पर अगर विवर्त चाहे कितना भी छोटा बना दीजिए, कम से कम एक अवयव तो उसमें कॉमन बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कॉमन एलिमेंट ना बने। तो सीमा बिंदु की परिभाषा के अनुसार कोई भी एक अवयव x जो है किसी समुच्चय S का सीमा बिंदु कहलाता है यदि x को छोड़कर उसके नजदीक में जो विवर्त गोलक परिभाषित किया जाए। जैसे कि हम S R x को परिभाषित करें और इसका इंटरसेक्शन S के साथ लें, माइनस उसमें से x को हटा दें, यानी x तो कॉमन होगा ही होगा, हमें पता है। x को छोड़कर इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट जब निकालें तो वो फाई के इक्वल नहीं होने चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। कम से कम एक अवयव तो उसमें विद्यमान होने चाहिए। लेकिन जो डेफिनेट परिभाषा है हमारी उसके अनुसार कोई भी अगर सीमा बिंदु है तो उसमें अनंत अवयव ही विद्यमान होने चाहिए। एक अवयव भी विद्यमान हुआ तो हम छोटे से छोटा ऐसा गोलक परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एक भी अवयव नहीं आएगा। अगर अनंत होंगे तो चाहे कितने मर्जी छोटे करते जाओ, उस के अंदर कम से कम एक अवयव तो बनता ही जाएगा। ठीक है, तो सीमा बिंदु x किसी भी समुच्चय का सीमा बिंदु कहलाता है यदि x पर परिभाषित विवर्त गोलक और s के मध्य कम से कम एक अवयव विद्यमान हो। x को छोड़कर कम से कम एक अवयव विद्यमान हो, x का यानी s का सीमा बिंदु कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिए। ड्राइव्ड सेट या व्युत्पन्न समुच्चय।
सीमा बिंदुओं के समुच्चय को व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। अगर ए के जितने भी, यहां पे हम ये लिखेंगे x सच दैट x ए का सीमा बिंदु है, अर्थात डी ऑफ ए में सिर्फ वही अवयव आएंगे जो ए के सीमा बिंदु हैं। ए के सीमा बिंदुओं का समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। तो परिभाषा में यही लिखना है कि ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। क्लोज सेट, एक और परिभाषा सैमवर्त समुच्चय की। अब क्लोज सेट में हमने ये पढ़ा था कि अभी तक कोई समुच्चय जिसका पूरक विवर्त समुच्चय हो सैमवर्त समुच्चय कहलाता है। उससे पहले एक और चैप्टर किया था, उसमें हमने सैमवर्त समुच्चय के लिए परिभाषा ये भी लिखी थी कि अगर किसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदु उसी में विद्यमान हो तो उसे हम सैमवर्त समुच्चय कहते हैं। ये परिभाषा, क्योंकि अब सीमा बिंदु हमने परिभाषित कर दिया तो उसी परिभाषा को रिपीट करेंगे। अगर कोई भी समुच्चय S या F कुछ इस प्रकार से हो या A कुछ इस प्रकार से हो कि D ऑफ A जो था दैट इज द सबसेट ऑफ A, D ऑफ A ड्राइव्ड सेट ऑफ A, ड्राइव्ड सेट सीमा बिंदुओं का समुच्चय, अगर सारे के सारे सीमा बिंदु ए में विद्यमान हो, या ये कहते हैं व्युत्पन्न समुच्चय ए में विद्यमान हो। व्युत्पन्न समुच्चय में क्या थे? सारे के सारे सीमा बिंदु थे। अगर व्युत्पन्न समुच्चय सबसेट बन जाता है ए का तो उसे हम सैमवर्त समुच्चय कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि सैमवर्त समुच्चय के अंदर एक कोई भी समुच्चय जो है वो सैमवर्त समुच्चय कहलाएगा यदि उसके सभी सीमा बिंदु उसमें विद्यमान हो। परिभाषा लिख लीजिए। कोई भी समुच्चय दे दिया जाए, उसका सैमवर्त समुच्चय परिभाषित कर रहे हैं हम। तो किसी भी समुच्चय के लिए सैमवर्त समुच्चय परिभाषित करने के लिए मान लो XD एक मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है हमें, और A जो है वो इसका सबसेट है। A सैमवर्त भी हो सकता है और विवर्त भी हो सकता है, हमें इसके बारे में नहीं जानना। हमने A के सैमवर्त समुच्चय को परिभाषित करना है। तो A कोई भी सबसेट है X का। अगर A सबसेट है X का और हम सैमवर्त को A बार से व्यक्त करेंगे, जिसके ऊपर बार लग जाएगा इसका मतलब वो क्लोजर ऑफ सेट है। A बार सैमवर्त समुच्चय है वो। अब इस क्लोजर ऑफ सेट को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? मान लो A से बड़ा एक समुच्चय जो सैमवर्त है, या ये कह सकते हैं कि वह छोटे से छोटा सैमवर्त समुच्चय जिसमें A विद्यमान है। आपके पास बहुत से समुच्चय बनाए जा सकते हैं। वह छोटे से छोटा सैमवर्त समुच्चय जिसमें A विद्यमान होगा उसे A का सैमवर्त कहेंगे। भी एक सेट लिया हमने A, ये अगर खुद सैमवर्त है तो खुद का सैमवर्त खुद होगा। अब इसमें सैमवर्त और सैमवर्त में आप कंफ्यूजन हो रहा है। मैं सैमवर्त को क्लोजर कहूंगा और उसको सैमवर्त का सैमवर्त कह देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सैमवर्त और सैमवर्त ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में क और द का अंतर है जो लगभग सिमिलरिटी सी वर्डिंग है। तो अब इसमें देखो एक एक क्लोजर सेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक ऐसा सैमवर्त समुच्चय जिसमें A विद्यमान है, A का क्लोजर सेट कहलाता है। क्लोज सेट होना चाहिए, यानी एक सैमवर्त समुच्चय होना चाहिए जो A को कंटेन करता है। सबसे छोटा सैमवर्त समुच्चय जिसमें A विद्यमान है वह A का क्लोजर सेट होगा। अब यहां पे अगर हम मान लें कि F एक ऐसा सेट है जो सबसे छोटा सैमवर्त समुच्चय है जिसमें A सबसेट बन रहा है F का, तो F को हम सैमवर्त समुच्चय कहेंगे, क्लोजर सेट कहेंगे। F से बड़े कई हो सकते हैं सैमवर्त समुच्चय, लेकिन सबसे छोटा सैमवर्त समुच्चय जो भी होगा उसे हम क्लोजर ऑफ सेट कहेंगे।
भाई उस समुच्चय के नजदीक कौन सा है। अगर ए खुद हो तो ए को खुद का संवर्त कह देंगे। इफ ए जो है वो संवर्त है तो इसका मतलब ए बार जो होगा वो ए के बराबर होगा, उसका क्लोजर सेट खुद होगा वो। और अगर ए विवृत है तो उस विवृत समुच्चय के पास में ऐसा समुच्चय जो संवर्त है, जो उसको कंटेन करता है, उसे संवर्त कहेंगे, क्लोजर कहेंगे। परिभाषा लिख लीजिए। इसके अंदर हम परिपूर्ण समुच्चय या परफेक्ट सेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो कोई भी समुच्चय जो है वो परफेक्ट सेट कहलाता है या परिपूर्ण समुच्चय कहलाता है यदि एक समुच्चय ए इस प्रकार से हो कि वो संवर्त हो, यानी क्लोज्ड है, और ए का प्रत्येक बिंदु उसका सीमा बिंदु है। ए में जितने भी अवयव हैं वो ए के क्या हैं, सीमा बिंदु हैं। अर्थात ये कह दें कि ड्राइव्ड सेट ऑफ ए जो है वो ए के बराबर आ जाए। ए के जितने भी सीमा बिंदु हैं वो ड्राइव्ड सेट ए में है, और ड्राइव्ड सेट ऑफ ए अगर ए के बराबर है इसका मतलब ए का प्रत्येक बिंदु उसका सीमा बिंदु बन जाएगा। तो कोई समुच्चय इस प्रकार से हो जिसमें उसके सभी बिंदु सीमा बिंदु हो उसी के, और साथ में वो संवर्त समुच्चय हो, तो उसे हम परिपूर्ण समुच्चय कहते हैं या परफेक्ट समुच्चय कहते हैं। तो लिख लो परिभाषा इसकी। तो बाह्य बिंदु में हमारे पास ए एक समुच्चय ले लिया हमने। इस समुच्चय के अंदर एक बिंदु कोई भी, मान लो हमारे पास एल है, ये बिंदु बाह्य बिंदु कहलाता है। यदि इस एल पर एक कम से कम एक विवर्त गोलक ऐसा हो जिसका इसके साथ कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ गया तो वो बाह्य बिंदु नहीं है। कम से कम एक समुच्चय, कम से कम एक समुच्चय की बात कर रहे हैं। तो एक यहां पे भी तो बिंदु लिया जा सकता था। अगर मैं विवर्त गोलक बनाऊं तो बहुत से बनाए जा सकते हैं इसमें, इससे बड़ा विवर्त गोलक ये भी बन सकता है, इसमें कॉमन एलिमेंट है। लेकिन कम से कम एक विवर्त गोलक ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना बने, तो वो बाह्य बिंदु है। अब यहां पे अगर मैं इस बिंदु को लेकर चलता हूं, इतना बड़ा गोला बना दूंगा तो उसने कुछ तो कॉमन आएगा ही। अगर विवर्त गोलक हम कुछ छोटा सा परिभाषित कर दें जो इसके साथ कोई कॉमन एलिमेंट शो ही ना करता हो, अगर बाह्य बिंदु है तो चाहे कितना मर्जी छोटा हमारे पास बड़ा, यानी छोटे से छोटा गोलक ऐसा कम से कम एक परिभाषित जरूर होगा जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। सीमा बिंदु में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट जरूर बनेंगे। अंतरिम जो अंतः बिंदु है तो एक विवर्त गोलक ऐसा जरूर होगा जो अंदर विद्यमान होगा। तो तीनों की परिभाषा अलग अलग हो गई हमारे पास। अंतः बिंदु का मतलब था आंतरिक बिंदु, यानी जिस पर एक गोलक बनाएं और वो गोला अंदर पूरा पूरा उस समुच्चय में विद्यमान हो, उसे अंतः बिंदु कहते हैं। सीमा बिंदु जिस पर गोलक बनाएं उसमें कम से कम एक अवयव विद्यमान हो, और बाह्य बिंदु जिसमें कोई अवयव विद्यमान ना हो। कम से कम एक गोलक ऐसा हो जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट विद्यमान नहीं है, तो उसे हम बाह्य बिंदु कहते हैं। और इस बाह्य बिंदु को हम ए डैश से व्यक्त करेंगे, ए डैश या ए जीरो से व्यक्त करते हैं। ए जीरो का मतलब या ए डैश का मतलब हमारे पास होगा, ए जीरो से व्यक्त करेंगे, बाह्य बिंदु से व्यक्त परिभाषित किया जाएगा। परिभाषा लिख लीजिए।